गरीब कचरे वाली के घर आई चार अमीर संस्कारी बहू। मनोरमा देवी के घर में मेहमानों की बड़ी भीड़ घिरी हुई थी। सभी के चेहरे खुशियों से खिल उठे थे। वहीं मनोरमा को अपने चारों बेटों के सर पर सेहरा सजाते हुए देख उसका पति सुधाकर बोलता है, अरे भाग्यवान, जल्दी करो, बाहर बारात दूल्हे का रास्ता देख रही है। अजी आप भी ना, जरा मुझे अपने बेटों के चेहरों को जी भर कर देख तो लेने दो, कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे बेटे दूल्हा बनकर। इसके बाद मनोरमा के चारों बेटों की बारात दुल्हन के द्वार पर जा खड़ी होती है, जहां जतिन, राजीव, विनोद और साकेत की शादी अमीर घराने की चार बेटियों जैस्मिन, रुबीना, बेला और काया से हो जाती है। और मनोरमा खुश मन से अपनी अमीर बहुओं का स्वागत करती है। माफ करना बहुओं, मगर तुम्हारा ससुराल तुम्हारे मायके जितना बड़ा तो नहीं, मगर तुम्हारी ये सास तुम्हें यकीन दिलाती है कि तुम्हें इस घर में कोई कमी नहीं पड़ने देगी। माँ जी, ईंट पत्थर से तो सिर्फ मकान बनते हैं, मगर एक अमीर घर वो है जिसकी नींव घर के भीतर रहने वाले लोगों के बीच बसे प्यार पर टिकी है। और आपके बेटों की यही खूबी तो हम सहेलियों को भा गई थी। छोटा ही सही, अब यही हमारा घर संसार है। काया के शब्दों में उभरे परिवार की अहमियत जानकर मनोरमा के मन में भरे अपनी अमीर बहू के प्रति बुरी छवि को मिटा देते हैं और उसकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। तभी रुबीना अपनी सास को रोते हुए देखकर बोलती है, ये क्या माँ जी, आप रो रही हैं? अरे बहू, ये तो खुशी के आंसू हैं। भगवान ने मुझ गरीब सास की खाली झोली को एक साथ चार सर्वगुण संपन्न संस्कारी बहू देकर जो भर दिया है। देख लो मेरे प्यारे भाइयों, बहुओं के आते ही माँ ने तो दल ही बदल लिया। अरे अरे चिंता मत करो राजू भैया, सास बहू का यह प्यार 4 दिन की चांदनी है। फिर तो बस सारा दिन सास बहू साजिश का ही चैनल चलेगा। फिर तो बस दिन रात सास बहू में खटपट देखने को मिलेगी। ये तो मन की मिठाई खा लीजिए विनोद जी, क्योंकि ये बहू जिंदगी भर अपनी सास को सराखों पर बिठा कर रखूंगी। ऐसे ही दिन बीतते हैं। फिर एक रोज भूषण उनके घर आ धमकता है। अरे मनोरमा भाभी, बहुत खूब, चार चार अमीर बहू की सास का सुख भोग रही हो। न देवर को शादी का कार्ड दिया, न दावत दी। अरे कुछ नहीं तो अपने इस देवर को देसी लड्डू ही खिला दो। ये लो भूषण, भर भर के लड्डू खाओ ताकि तुम्हारी नीयत में भरी नीम की कड़वाहट मिट जाए। मनोरमा के हाथों हुई बेइज्जती के साथ भूषण वहाँ से चला जाता है और रुबीना बोलती है, माँ जी ये कौन थे? बहू, ये तेरे ससुर जी का सौतेला भाई भूषण है। इसकी नजर हमारे इस घर पर गड़ी हुई है। ये बस पता लेने आता है। ऐसे ही समय ढलता है और सप्ताह के अंदर ही सुधाकर की मौत हो जाती है और भूषण वहाँ आता है। अरे चलो चलो, जल्दी जल्दी घर खाली करो। भूषण, तुम होते कौन हो हमें हमारे घर से निकालने वाले? इस घर का मालिक। आपने जो बड़े गाजे वाजे के साथ अपने चारों बेटों की शादी की थी, उसके लिए भाई साहब ने मुझसे 10 लाख का कर्जा काढ़ा था। अब वो बेचारे तो चल बसे, इसलिए अब ये घर मेरी गिरफ्त में है। चलो अब निकलो यहाँ से। तो जैसे एहसान फरामोश से इसी फरेब की उम्मीद थी। अभी मनोरमा उसका गरीब परिवार सुधाकर के मौत के गम से उभरा भी नहीं था कि एक ही झटके में उनसे उनके सर की छत छिन गई और दिन भर सड़क पर भटकते भटकते कूड़े खत्ते के ढेर के पास आकर वो बैठ गए। माँ, भूषण चाचा ने हमारे साथ चाल खेली है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हम चारों भाइयों की शादी हमारी सेविंग्स से हुई थी और बचा कुचा बैंक बैलेंस आज पिताजी के अंतिम संस्कार में लग गया। ऐसे में इस महंगे शहर में बिन पैसे के कहीं घर की बात नहीं बनेगी। अपनी सास और पति की आंखों में घिरी बेघर होने का दृश्य देखकर बहुएं बोलती हैं, माँ जी, जब तक हालात सुधर नहीं जाते क्यों ना हम इस कचरे के ढेर के पास रहने का ठिकाना बना लेते हैं। ऐसा बोलकर चारों बहुएं कचरे से भरी उस जगह को, जिस पर मक्खियां भिनभिना रही थी, साफ करके कचरे की ढेरी में से कट्टा फटा तिरपाल पड़ा देखकर उसे काट छाट कर वहीं एक झोपड़ी डालकर रहने लगते हैं। मगर कचरे से उठ रही बदबू से सास बहू बेटों में से किसी को भी नींद नहीं आती। अगली सुबह रुबीना अपने पति राजेश से बोलती है, सुनिए राजीव, आज अपने बॉस से बात करके कुछ एडवांस मांग लेना, क्योंकि सासू माँ को बढ़ते बुढ़ापे में इस बदबू के बीच रहना भला नहीं। ठीक है रुबीना, मैं बॉस से बात करूंगा। उस रोज जैसे ही चारों बहुओं के पति दफ्तर पहुंचते हैं तो दफ्तर के कलीग से लेकर ऑफिस का सारा स्टाफ उन्हें घूर घूर कर देखता है। राजीव भैया, ये सभी हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? पता नहीं विनोद, चल सीधे बॉस के कैबिन में चलते हैं। जैसे ही चारों भाई सुशांत, जो कि उनका बॉस था, उसके कैबिन में आते हैं, तभी अचानक स्टॉप हियर। You both brothers are know very well
कि सुशांत ओबेरॉय को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई उसके केबिन में कीचड़ से सने कदमों के साथ आए। मगर तुम तो कचरे में उठकर बैठ गए हो। तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? अब तुम्हारे लिए इस कंपनी में कोई जगह नहीं है। गेट लॉस्ट। बट सर, एक बार हमारी कंडीशन में खुद को रखकर देखिए। ये सफाई देना बंद करो और दफा हो जाओ यहाँ से। चारों भाई निराश होकर कचरे के उसी ढेर के पास आते हैं। तभी मनोरमा कहती है, अरे क्या बात है, तुम चारों इतनी जल्दी दफ्तर से चले आए? अब हमारी वहाँ कोई जगह नहीं। इस कचरे के ढेर में रहने के कारण हमसे हमारी जॉब छिन गई। ये सुनकर मनोरमा अपनी चारों बहुओं का मुंह देखने लगती है। तभी उसकी आंखों में उतरे आंसू छलछला जाते हैं। हे भगवान, ये तू कैसा वक्त दिखा रहा है? मेरे घर की इज्जत मेरी बहू कचरे के ढेर में बैठी हुई है। नहीं, ये ठीक नहीं है। बहू, तुम चारों सुन और देख चुकी हो। छत तो पहले ही छिन गई। अब तुम्हारी गरीब सास के बेटे भी बेरोजगार हो गए। अब कुछ भी नहीं बचा। तुम चारों अपने घर लौट जाओ। ये आप क्या कह रही हैं सासू माँ? जब सुख की घड़ी में हम साथ थे और दुख की घड़ी में आपका साथ छोड़ दे? आप सभी के साथ हम बहुओं को ये गरीबी भी गंवारा है और ये कचरे के पास बसा घर भी हमारे लिए आशियाना है। बेला सही कह रही है माँ जी। भले ही भाग्य से हम अमीर घर की बेटियां हैं, चाहते तो दर दर की ठोकर खाने से अच्छा हम वहां जा सकते थे, मगर हम आप सभी के दिलों को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। इसलिए अब हम सभी साथ मिलकर इस कचरे के ढेर के बीच ही अपने लिए रोजगार तलाशेंगे। जरूर मैंने बहुत ही अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे तुम जैसी सुलझी हुई संस्कारी बहुओं की सास बनने का सौभाग्य मिला, वरना दुख की ऐसी घड़ी में तो खून के रिश्ते भी साथ खड़े नहीं होते। मगर मेरी बहू ढाल बनकर मेरे साथ खड़ी है। अगले ही दिन से सभी जन जास्मिन की सोच में अपनी सम्मति देते हैं। सुबह होते ही चारों बेटे काम की तलाश में निकल पड़ते हैं। वहीं भूखी प्यासी सास बहू मिलकर कचरा बीनती हैं, जिसे शाम को बेचकर वह मिले हुए रुपयों से राशन खरीदकर अपनी झोपड़ी के बाहर चूल्हा बनाकर खाना बनाती हैं। तभी काया कहती है, ये देखिए सासू माँ, हम बहुओं ने थोड़े राशन में भी खाना बनाया है। अब आप जल्दी से गर्मा गर्म खाना खा लीजिए। तुम चारों भी तो खाओ। माँ जी आप खाइए। एक बार हम चारों के पति आकर खा ले और उनका पेट भर जाए तो बचा कुचा तो हम बहुओं को ही खाना है। अपनी चारों बहुओं की आंखों में झलकती फिक्र को देखकर सास बोलती है, बहू, भूख तो सभी के बराबर होती है। आओ साथ मिलकर इसी में मिल बांट कर खा लेते हैं। क्या पता इस कचरे में कब तक दिन काटना पड़ेगा। मनोरमा अपने हाथों से चारों बहू को बारी बारी खाना खिलाती है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और कचरे वाली सास बहू दिन रात कचरा बीनती, जो कहीं जाकर उनका चूल्हा जलता, पूरी सोसाइटी का कचरा वहीं फेंका जाता। एक दिन कुछ लोग कूड़े की एक थैली में उनकी झोपड़ी के अंदर फेंक जाते हैं। पता नहीं अमीर लोग इतने घमंडी क्यों होते हैं, जानबूझकर हमारी झोपड़ी में घुमा घुमा कर कचरा फेंक जाते हैं। मगर ये जिल्लत सहने के सिवा हम कर भी क्या सकते हैं। हम गरीब सास बहू की जिंदगी इस कचरे की ढेरी के इर्द गिर्द ही नाच रही है। मगर अब हमें इस कचरे के थाक में और नहीं रहना पड़ेगा। हमें एक एमएनसी में जॉब मिल गया है। ये सुनकर गरीब सास बहू की आंख भर जाती है और वह कचरे के ढेर से घिरे अपने घर में घुटने टेक कर फूट फूट कर रोती हैं। और आखिरकार एक लंबे संघर्ष के बाद सास बहू का जीवन कचरे की जिंदगी और सड़न से उभर ही जाता है। मगर उन कुछ ही दिनों में सास बहू ने खुद को इंसानियत में ठोकर खाए हुओं में पाया था। गुलाबो गुस्से में अपनी बहू शिखा पर जोर जोर से चिल्ला रही होती है, पता नहीं आजकल की बहू को तो जैसे बेशर्मी का फितूर सर चढ़कर नाच रहा है, वरना हमारे दौर में तो पत्नियां मरे हुए पति के साथ ही सती हो जाती थी। माँ जी, ये सतयुग की सीता का जमाना नहीं, आज का जमाना है। बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड हो गया है। आज की विडो पति के साथ सती नहीं होती, और खास करके मुझ जैसी बहू से तो ऐसी उम्मीद रखना मत। अभी तो मैं जवान हूँ, मेरी आगे सारी जिंदगी पड़ी है, और मैं अपनी सौतन की तरह सारी उम्र सफेद साड़ी में नहीं गुजार सकती, बिकॉज आई लव कलर्स। डू यू अंडरस्टैंड? अरे ज्यादा मॉडर्न की तरह अंग्रेजी मत छाट, वरना सास का एक हाथ पड़ते ही सारी शादी का फितूर उतर जाएगा। औरत जब एक बार विधवा हो जाती तो सारी जिंदगी उसे इस बेरंग साड़ी में ही गुजारना पड़ता है। शिखा और गुलाबों के बीच बहस बढ़ती ही जाती है। तभी बीच में सुमन शिखा का साथ देते हुए कहती है, बीच में बोलने के लिए माफी चाहती हूँ सासू माँ, मगर अगर शिखा अपना घर बसाना चाहती है तो इसमें क्या गलत है? आखिर खुश होने का हक तो हर किसी को है। फिर तो भैया के जाने के बाद आपको भी शादी कर लेनी चाहिए भाभी। ये सुनकर सुमन की आंख भर आती है। निवेदिता, दोबारा शादी करना तो दूर, मैं तो सपने में भी किसी और के बारे में नहीं सोच सकती, क्योंकि बेशक आज आनंद हमारे बीच में नहीं, मगर मैं उनकी यादों के सहारे जिंदगी बिता दूंगी। मेरे लिए उनकी यादें बहुत हैं। मगर मैं तुम्हारी तरह इतनी बोरिंग और बॉडम नहीं सुमन।
इसीलिए मैं अपने एक्स से कल शादी कर रही हूँ और मैं तुम्हारा सपोर्ट चाहती हूँ। फिक्र मत करो शिखा, अब मैं अपने हाथों से तुम्हारी दूसरी शादी कराऊंगी। ये इस काल की सुहागन का अपनी सौतन से वादा है। सुमन पूरे परिवार को शिखा की दूसरी शादी के लिए मनाती है। सुमन के भले स्वभाव को ध्यान में रखकर कोई भी उसे इनकार नहीं कर पाता। बड़ी ही धूमधाम से शिखा की शादी हो जाती है। वहीं सुमन दिन रात अपने पति की तस्वीर को सीने से सटाकर बस रोती ही रहती है। हालांकि इस बीच सुमन ने जीने की सारी आशा ही खो दी थी, मगर उस दिन जो हुआ उसे सभी की खुशियों का ठिकाना न रहा, क्योंकि पुलिस ने जिस आनंद के मरने की पुष्टि की थी वह जीता जागता अपने घर लौट आया था। भाभी भाभी जल्दी बाहर चलो, भैया लौट आए हैं। क्या तुम सच कहती हो? निवेदिता, आनंद आ गए? सुमन सुध बुध खोकर भागती हुई बाहर आती है, जहां आनंद सोफे पर बैठा होता है। उसे बिल्कुल भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था, मगर आनंद के जुबान पर आने वाला सबसे पहला नाम अभी सुमन की सौतन शिखा का था। माँ, शिखा कहाँ है? शिखा को बुलाओ। अरे दूसरी शादी कर ली उसने। जब तेरे मरने की खबर हमारे बीच आई, उसे एक लम्हा नहीं लगा तुझे बुलाने में, और उसने बसा लिया दूसरा घर। मगर तेरी सुमन ने सूनी मांग को अपना नसीब जानकर मान लिया। ये सुनकर आनंद अपनी पहली पत्नी सुमन के आगे शर्म से पानी पानी हो जाता है। तभी उसकी आंखों के आगे बीते दिनों की यादें झांकने लगती हैं। आज गुलाबों का घर बारात के गाजे बांजे की गूंज से भर उठा था। विधि विधान से आनंद की शादी सुमन से हो जाती है, मगर आनंद के चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जो शादी के दौरान हमसफर बनने वाले जोड़े की आंखों में झलकती है। आजा सुमन बहू, इस ससुराल में तेरा स्वागत है। बस यही छोटा सा संसार है हमारा, जिसमें अब तक मैं, तेरी ननद निवेदिता और तेरा पति आनंद रहते थे, मगर अब तेरे आ जाने से घर जैसे खिल उठा है। सुमन की तरफदारी जैसे आनंद के सीने में तीर बनकर चुभ रही थी, इसलिए वह पैर धमकते हुए कमरे में चला जाता है और शादी की रात एक ही क्षण में सुमन के सारे ख्वाब अपनी बातों से चकनाचूर कर देता है। सुनो सुमन, तुमसे शादी मेरे लिए सिर्फ एक समझौता है, क्योंकि मैं कभी भी तुम जैसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए मुझसे उम्मीद की गुंजाइश मत रखना। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं, मगर सुमन की आंखों में दम तोड़ते ख्वाब इस आस से सांस ले रहे थे कि कभी तो आनंद बदल जाएगा। मगर सुमन का ये भ्रम तब टूट गया जब आनंद ने शिखा से दूसरी शादी कर ली। भैया, आप भाभी के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? उनके रहते आप उनकी सौतन ले आए। जब भाभी को पता चलेगा तो क्या गुजरेगी उनके दिल पर? ओह गॉड, कैसी बहन हो तुम जो अपने भाई की खुशी नहीं चाहती। जबरदस्ती से बंधे रिश्तों का बोझ ढोना ही क्यों, जब आनंद खुश नहीं? अपनी सौतन की मांग में सजा सिंदूर देखकर सुमन आधी हो जाती है। उसकी आंखों से बहते आंसू बस आनंद की खुशी को खोज रहे थे। और फिर रहने दो निवेदिता, अगर आनंद की खुशी शिखा के साथ है तो मुझे सौतन की सोहबत भी मंजूर है। आनंद को अपनी खुशी के आगे सुमन का दुख दर्द दिखाई नहीं देता। जहां एक ओर सुमन अपने पति का प्यार पाने के लिए हर पल तरसती है, वहीं आनंद की दुनिया शिखा तक ही सीमित कर रह जाती है। वह शिखा को शॉपिंग कराता, उसे घुमाता फिराता, क्योंकि यही तो शिखा की चाहत। ओह गॉड आनंद, तुम वर्ल्ड के सबसे बेस्ट हस्बैंड हो। तुम भी वर्ल्ड की सबसे बेस्ट बीवी हो शिखा, वरना मेरी माँ ने तो इस बॉर्डम से मुझे बांधकर मेरी जिंदगी जहन्नुम कर दी थी, और फाइनली फिर मुझे तुम मिली। आई लव यू। आनंद सुमन को चिढ़ाने के लिए उसके सामने शिखा के माथे को चूमता। ऐसे ही दिन बीतते गए और एक रात घर लौटते वक्त आनंद का एक्सीडेंट हो गया और सभी पुलिस स्टेशन पहुंचे। क्या बात है इंस्पेक्टर, आपने हमें पुलिस चौकी क्यों बुलाया? देखिए मिस्टर आनंद की मौत हो गई है। उनकी गाड़ी खाई के नीचे जा गिरी और छानबीन में उनकी जली हुई गाड़ी का सुराग मिला है। ये खबर सुनकर सुमन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, मगर शिखा को अभी सिर्फ अपनी ही पड़ी थी। अब आनंद तो रहा नहीं, तो मैं क्यों यहाँ रहकर अपनी जवानी खाक करूं? अभी मैं यंग हूँ, वैसे भी मुझ पर तो अभी बहुत से लड़के लट्टू हो जाएं। इट्स टाइम टू न्यू बिगनिंग शिखा। आनंद के मरने के सप्ताह भर बाद ही शिखा अपनी शादी की बात रखती है। सासू माँ, आनंद तो अब रहा नहीं, इसलिए मैं दूसरी शादी करना चाहती हूँ। दूसरी शादी? वाह रे मेरी बहू की सौतन, तेरी सोच तो 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए। मांग सिंदूर का मिटे 4 दिन भी नहीं हुआ और तू दूसरा पति करना चाहती है। अच्छा हुआ जो आनंद नहीं रहा, वरना तेरी इस बात से वह जीते जी मर जाता। सास ननद की बातों का मतलब ही
शिखा पर एक पैसे का असर नहीं पड़ता और वह शादी कर लेती है। देख लिया मेरे लाल, मॉडर्न पत्नी पर तुझे नाज था, वो तेरे नाक के नीचे से किसी और से शादी करके चली गई। हालांकि तूने उस पर अपनी सारी खुशियां न्यौछावर की, वहीं सुमन बहू से तूने कभी मीठे मुंह बात भी नहीं की। फिर भी उसने तेरा इंतजार किया, क्योंकि उसने अपनी सौतन के जैसे अपनी मांग में झूठ मूठ का सिंदूर नहीं सजाया था। इस तरह सारी हकीकत से वाकिफ होने के बाद आनंद अपने किए पर पछताते हुए अपनी पहली पत्नी सुमन से माफी मांगता है। आई एम सॉरी सुमन, मैंने तुम्हारी जिंदगी को समझा ही नहीं, और जिसे अपना सब कुछ समझा उसने मेरा इंतजार नहीं किया, और जिसे मैंने रत्ती भर भी खुशी नहीं दी वो मेरा इंतजार करती रही। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब तुम ही मेरी पत्नी हो। शायद ये अनहोनी मेरे साथ इसीलिए हुई है कि सच मेरी आंखों के सामने आए। आखिरकार शादी के एक बड़े वक्त के बाद सुमन को उसके पति का प्यार मिल जाता है। साथ ही उसकी सौतन भी उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है।